नमस्कार, मैं प्रियंका देवासे नवभारत के विशेष कार्यक्रम द टाइगर स्टोरी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा आप जानते ही है कि 29 जुलाई को टाइगर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हम हमारे राष्ट्रीय पशु यानी बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाते हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान शिवांग मेहता से। शिवांग मेहता कैनन ईओएस एम्बेसडर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ये पत्रकार और पीआर प्रोफेशनल भी रह चुके हैं। साथ ही ये एक ऑथर भी है। चलिए जानते हैं इनकी हेल्थ अंगेज वाइल्ड लाइफ स्टोरीज इन्हीं की जुबानी। सर, आपकी वाइल्ड लाइफ के प्रति जो आपका प्रेम है वो कैसे चालू हुआ? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सभी वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को ग्लोबल टाइगर डे पे बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा वाइल्ड लाइफ जर्नी अराउंड नियरली 2 दशक पहले शुरू हुआ था और उससे पहले मैं एक पत्रकार था और फिर जर्नलिज्म छोड़ के मैं पीआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के काम में आए और कुछ अच्छी कंपनीज के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और लेकिन उसी दौरान मैंने थोड़ा जंगलों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और फिर अ, अ, जंगल के प्रति रुचि मेरी काफ़ी बढ़ गई थी और इस वजह से अपना अपने पैशन को, अपनी हॉबी को और अपने काम को दोनों को हैंडल करने में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी और मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मैं शायद अपने काम को इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से मैंने अपना काम छोड़ के वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में घुसने का डिसीजन लिया। वाइल्ड लाइफ के मामले में और नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में हमारे देश की कोई तुलना नहीं है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस देश में पैदा हुआ और मुझे मुझे नियति ने ये काम दिया कि आप अलग अलग लोकेशंस में घूम के इस देश के वाइल्ड लाइफ और इस देश के फॉरेस्ट को लेके मैं लोगों को कहानियाँ बता सकूँ अपनी फोटोग्राफी के जरिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बाघ के साथ आपका निकट से सामना हुआ हो? जानवर में ह्यूमन को फेस करने का एक हमेशा एक एप्रीहेंशन रहता है और आप अगर ऑन फुट कभी टाइगर को इनकाउंटर करेंगे तो ठीक है, एक मन में डर तो रहता ही है। ये बोलना गलत है कि डर नहीं रहता क्योंकि सामने आपका 200-250 किलो का जानवर है जो आपको एक क्षण में खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक पता है, अगर अगर जो लोग टाइगर के साथ काम करते हैं उनके बिहेवियर को जानते हैं, ऑन फुट आप टाइगर को देखेंगे तो टाइगर वहाँ से भाग जाएगा और बिकॉज उसको आपके साथ इंटरेक्शन में आना ही है। तो अगर टाइगर का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है जहाँ पे टाइगर ने इंसान को मारा है, तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह हो और वो वजह जानना ज़रूरी है। या तो उसको शिकार करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके छोटे बच्चे हैं या एज की वजह से वो अपना शिकार नहीं कर पा रहा है और इस वजह से इंसान उसके लिए एक शिकार बन जाता है, उसके फूड उसके मेन्यू में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत कम ही ऐसा देखा गया होगा कि टाइगर ने बेवजह किसी इंसान को मारा। सर, ऐसे इंसान बाघों से डरते हैं या टाइगर से डरते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या ऐसा है कि टाइगर्स भी इंसानों से डरते हैं बिल्कुल या उनसे डरकर वो हम पे हमला करते हैं? बिल्कुल टाइगर इंसान से हमेशा डरता है और इसलिए जैसे मैंने कहा वो इंसान के साथ ऐसा कोई इंटरेक्शन रखना भी नहीं चाहता, अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेकिन और जब भी कॉन्फ्लिक्ट की कोई सिचुएशन आई है जिसमें मान लीजिए टाइगर ने बेवजह भी इंसान को मारा है तो अपने सेल्फ डिफेंस में मारा होगा क्योंकि उसको या तो कुछ खतरा महसूस हुआ होगा या जंगलों के आसपास गांव हैं, गांव के लोग जंगल में जाते हैं तो बेसिकली आप सोचेंगे
ह्यूमंस का और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक जंगल के आसपास के सभी गांव हटा दिए जाएं, क्योंकि अभी तो इंडिया के नेशनल पार्क्स में, कई नेशनल पार्क्स में बहुत सारे जंगल के अंदर जो गांव हैं उनका रिलोकेशन हो गया है, बट फिर काफ़ी सारे जंगल से जुड़े हुए कुछ गांव हैं। तो जब तक इंसान जंगल में घुसता रहेगा तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज आएंगे। आपने कहा कि रिलोकेट कर सकते हैं, मतलब गांव को वहां से जंगल से थोड़ा दूर रिलोकेट कर सकते हैं, तो इसकी प्रोसीजर क्या है? और क्या रिलोकेट करने से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है? तो जब नेशनल पार्क्स का निर्माण होना शुरू हुआ और 1970s में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपरविजन के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, तो सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और सारे जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, उनका सबका पहला कहना ये था कि जब तक जंगल में इंसान का मूवमेंट कम नहीं किया जाएगा तब तक उस जंगल का विकास नहीं हो सकता। और इस वजह से एक एक करके सभी जंगलों में जंगल के अंदर जो नेशनल पार्क की बाउंड्रीज डिसाइड हुई और उनके अंदर जो गांव बसे हुए उनका रिलोकेशन का प्लान शुरू हुआ। और ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एक गांव वाले को बोलना, जो कि वो गांव वाला सदियों से वो उसका घर है, उसको बोलना कि आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं और आप बाहर जाके आपको ये ऑल्टरनेटिव जमीन दी जा रही है, आप उसमें जाके अपना घर बसाइए, जी। वो एक आसान डिसीजन नहीं होता। और ये हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार गांव वालों को और गांव को फोर्स भी नहीं कर सकती इस काम को। ये एक वॉलंटरीली काम होता है। अगर वॉलंटरीली वो विलेज आपस में सहमति से ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है हम यहाँ से जाते हैं, और तभी ऐसा रिलोकेशन सक्सेसफुल होते हैं। सर, ये तो हुई विलेज और लोगों के रिलोकेशन की बात, लेकिन बाघों को अगर रिलोकेट करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? टाइगर ट्रांसलोकेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को हमेशा स्वीकार किया। ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में ही किया जा सकता है कि पन्ना पन्ना में बांधवगढ़ और कान्हा, मध्य प्रदेश के अलग अलग पार्कों से चुन चुन के टाइगर लाए गए और वहाँ पे उनको छोड़ा गया। और पन्ना में वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन और टाइगर कॉन्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है, क्योंकि वहाँ पे आज की डेट में अब 70+ टाइगर्स हैं। तो 0 to 70 इन एक एक दशक में इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और जिस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक स्टडी करके यहाँ पे टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम किया गया, पूरे विश्व को एक ये सीख मिलनी चाहिए कि अगर अगर जंगलों को दोबारा से रिपॉपुलेट करना है, वो किया जा सकता है। सर, बाघों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? अभी बहुत बार देखा जाता है कि मतलब बहुत कॉमन एक उनके डेथ का एक रीजन होता है कि स्टारवेशन या फिर भूख के वजह से उनकी डेथ होती है। बाघों का अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो हिंदुस्तान में एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है कि टाइगर नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि जैसे एक ज़माने में 10,000 से ऊपर बाघ हुआ करते थे हिंदुस्तान में, आज की डेट में हम्म। शायद हम इतने नंबर्स तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना जंगल ही नहीं बचा है। तो अगर हम्म। अगर टाइगर को प्रोटेक्शन देना है तो उसके जंगल को प्रोटेक्शन दीजिए। उनके कॉरिडोर्स पे काम करना जरूरी है, ताकि बाघों के जो ये बढ़ते नंबर है उसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर पाए। और अम, एक जंगल दूसरे जंगल से जब कनेक्टेड रहेगा तो ये एनिमल के माइग्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल तो रहेगा, और साथ में साइंटिफिकली भी ये जरूरी है, क्योंकि फिर इसमें इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। और एक जीन पूल अच्छा डेवलप होगा टाइगर्स।
सर आपने बताया कि 0 से 70 टाइगर्स हो गए, तो इनके काउंटिंग की क्या प्रोसेस है? इंडिया में हमेशा से जो एक काउंटिंग प्रोसेस चलता था वो था पगमार्क टेक्निक। इसमें बाघ जब जंगल में चलता है तो अपने पंजों की छाप छोड़ के जाता है, और स्नैपचैट। डिपार्टमेंट उस छाप को प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करके, पीओपी यूज करके एक फ्रेम बना के उस छाप का पूरा इम्प्रेशन पीओपी पे लेता था। और ऐसे ही बहुत सारे पीओपी के कास्ट करके बहुत सारे ये पंजों का इम्प्रेशन लेके फिर ये अनुमान लगाया जाता था, क्योंकि ऐसे माना जाता था कि हर टाइगर का पंजे का शेप और आकार अलग रहता है, जो कि बहुत ही इनएक्यूरेट वे था एक काउंटिंग करने का। क्योंकि मतलब पंजा किस तरीके की मिट्टी पे बना है, और पीओपी का जब कास्ट आता है तो कई बार दो अलग अलग टाइगर है लेकिन दोनों के पंजे देखने में सेम लगते हैं। तो ये बहुत ही रफ एस्टिमेट हुआ करता था और बहुत ही इनएक्यूरेट था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने ये अम, एक नया टेक्निक लेकर आए, वो कि हर टाइगर के अलग अलग स्ट्राइक पैटर्न्स हैं। तो हमारे जैसे उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उस तरीके हाँ। से बाघ की भी जो स्ट्राइप्स हैं वो उसकी फिंगरप्रिंट्स हैं, और हर टाइगर का अलग है। तो आज की डेट में जो टाइगर सेंसस किया जाता है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। तो कैमरा ट्रैप एक छोटा सा कैमरा रहता है, और जो रोड है या फिर जिस पगडंडी पे बाघों के पंजे आते हैं, वो उसके दोनों तरफ दो 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 कैमरा लगाए जाते हैं, और उसमें एक मोशन सेंसर रहता है। तो कोई भी उस कैमरे के सामने से जाएगा, भले इंसान हो, गाड़ी हो, जानवर हो, तो वो कैमरा अपने आप ही फोटो खींचेगा, और दोनों तरफ से वो फोटो खींची जाती है ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के स्ट्राइप्स के पैटर्न्स मिले। और अब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। पहले तो ये सारी फोटोज को साथ में रख के इनका मिलाप किया जाता था कि कितने टाइगर हैं, लेकिन आजकल वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं कि उसमें जब ऐसे फोटोज डाली जाती हैं तो उसके स्ट्राइक पैटर्न्स निकल के आते हैं, और फिर ये पता पड़ जाता है कि ये टाइगर उस टाइगर से अलग है। और इस तरीके से हिंदुस्तान में अब टाइगर काउंटिंग करी जाती है, जो कि जो नेशनल सर्वे होता है, नेशनल लेवल का सेंसस होता है, वो हर 4 साल में रिलीज होता है। 3-4 साल का इनका पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं, और इस तरीके से अब नंबर आते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जितने नंबर्स सरकार रिलीज करती है वो एक फेयरली एक्यूरेट फिगर है टाइगर पॉपुलेशन का इंडिया। यंग माइंड्स है जो टाइगर मतलब जो टाइगर एंथुसियास्ट बनना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूरी ये है कि आप अम, आप आप स्टोरी टेलिंग मोड में आइए और अपने आसपास की कहानियों को ढूंढिए। तभी भारत के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी विकास होगा और विश्व हमारी कहानियों को जानेगा। बहुत ही अच्छी बात है, आज हमको जंगल से और टाइगर से रिलेटेड आज जानने को मिली। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।